हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुश चांदना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू चांदना कोचिंग क्लासेस। तो सबको सबसे पहले मेरी तरफ से राम राम जी। और आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है स्टैटिस्टिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आज हम चैप्टर कवर करने वाले हैं। इसमें से साथ साथ आपने क्या करना है कि मतलब जब भी मैं आपको स्क्रीन को स्टॉप करूंगा ऐसे इसके ऊपर पेजेस के ऊपर, आपको साथ साथ स्क्रीनशॉट्स क्लिक कर लेने हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी अगर मेरे पास पॉसिबल हो सका तो इसकी मैं पीडीएफ को क्लिक करके साथ में फोटोज लगा दूंगा, ठीक है। और जहाँ पर मैंने स्टार मार्क किया है वो क्वेश्चन हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में काफी बार आते हैं, मीन्स बाकी यूनिवर्सिटीज में भी आते ही हैं। तो वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन जो है हमारे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेरे पास बुक है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की है, बीके पब्लिकेशन की, टी आर जैन, एस सी अग्रवाल की, एनईपी के अकॉर्डिंग, बीबीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक है। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बार पहले भी बताया था, फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में। तो इसमें आप अपना चेक कर सकते हैं, इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो ये इजीली मार्केट में और बुक शॉप पे अवेलेबल हो जाती है। टी आर जैन, एस सी अग्रवाल, बीके पब्लिकेशन, उसका इंडेक्स दे रखा है। तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हमारे कवर हो चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें बताया गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में कि इंट्रोडक्शन में, आफ्टर द डेटा हैव been collected, the next step is to present the data into the simple orderly or logic form so that the essential features may be become explicit. The need of proper presentation of data form so that their essential features may be become explicit. इसमें बताया गया कि जैसे कि हम +1 क्लास में काउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं, काउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing the data of in a significant manner and in terms of money विचारों का फाइनेंशियल करेक्टर। तो उसमें हम क्या सीखते हैं कि मतलब जैसे कि डेटा को हमने कलेक्ट किया था तो उसको उसकी कैटेगरी के हिसाब से क्लासीफाई करना फर्दर, मतलब कि मतलब एक डेटा आया उसको आइडेंटिफिकेशन करे कि किस नेचर की ट्रांजेक्शन हैं, तो जर्नल में उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को पुट कर देते हैं कि मतलब जर्नल में, उसके बाद लेजर में किस किस क्लासिफिकेशन करके, फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट में जाना है तो हम लेजर में फर्दर क्लासीफाई करते हैं। तो इसी तरीके से हम डेटा को भी क्लासीफाई करते हैं। जो डेटा आया मतलब इकट्ठा बंच में था या ग्रुप में था तो उसको हमने फर्दर क्लासीफाई करके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रख दिया, ठीक है। तो उसको बताया गया कि डेटा हैव बीन कलेक्टिंग, नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रेजेंट द डेटा। उसको टेबुलर फॉर्म में टेबल्स को बना के, चार्ट बना के, फॉर एग्जांपल के ऊपर हमने हेडिंग बनाई, क्लास इंटरवल वगैरह ये सब लिख दिया। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डेटा को प्रेजेंट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बना के। फॉर एग्जांपल टेबल ऑफ कैलकुलेशन जिसमें हम मीन मीडियन मोड निकालेंगे। तो उससे पहले बेसिक चैप्टर है जिसमें कि हम सीखेंगे कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने आगे सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर करना है, मीन मीडियन मोड, तो उसके लिए बेसिक है, ठीक है। तो इसमें आगे बताया गया कि मास ऑफ कलेक्शन ऑफ द नीड ऑफ proper presentation of data arises because the mass of collection of data and their row is often so voluminous, unintelligible unintelligible and uninteresting that it starts to at the face of the reader. तो इसमें बताया गया कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अलग अलग तरीके का डेटा हमारे पास था तो उसको एक टेबुलर फॉर्म में प्रॉपर तरीके से एक शीट में या फिर एक टेबल की फॉर्म में रखा गया जो हम उसमें इजीली कैलकुलेशंस को, क्वेश्चन को करके सोल्व कर सकें। तो मीनिंग दे रखा है कलेक्शन ऑफ डेटा का, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और द डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इसमें बताया गया कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताओं के आधार पर हम डेटा को अलग अलग क्लासीफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक मॉल में जाते हैं हम अगर हम लोग, तो उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल एक मॉल के अंदर एक शॉप है तो वहां पर मतलब गारमेंट्स लगे हुए हैं, कपड़े हैं। तो उसमें ये बताया गया कि मतलब एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कपड़े लगे होते हैं, कई बार मेल फीमेल के अलग अलग पड़े होते हैं, है ना। तो फुटवियर में अलग अलग होता है, तो उसी के हिसाब से उसने क्या किया, उसको चीज को क्लासिफिकेशन को बताना सिखा रहा है वो। तो इसमें एक स्मॉल डेफिनेशन दे रखी है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स either actually or notionally in groups according to their resemblances and affinities. According to the Spur and Smith, classification is the grouping of relating facts into the classes. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो मैंने आपको भी बताया कि डेटा हमने इकट्ठा उठाया वो रो फैक्ट्स में था या बंच में था, उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के आधार पर और डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के अंदर हमने उसको रख दिया या प्रेजेंट कर दिया है। फॉर एग्जांपल कि जैसे ये डेटा प्रेजेंट किया हुआ है, ये डेटा प्रेजेंट किया हुआ है ना, कोई एक्सपेंसिव है, इनकम है, सेल्स है, प्रॉफिट है किसी फैक्ट्री की या फॉर्म की, तो उसको प्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम, क्लासीफाई कर देना फर्दर कैटेगरीज में कि कौन सा डेटा किधर जाने वाला है। नेक्स्ट इज
इसमें उसने आगे दे रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के हिसाब से जब हम असेंबल करते हैं, एग्जांपल दे रखा है, पर्सन लिविंग इन अ सर्टेन लोकेलिटी में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ income groups in which they belong, agricultural holding may be classified in the basis of their size and so on. एग्जाम्पल उदाहरण के आधार पर बता रहा है कि वो कि मतलब पर्सन है कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से या वर्क से या फिर डिफरेंट इनकम से बिलोंग करते हैं, उनको एक लोकेलिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो एक आधार में ग्रुप बांटा गया, उसको बोला गया कि क्लासिफिकेशन किया गया उनका। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन मीनिंग के बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये जहां जहां पे स्टार लगे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसके आप स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें तो साथ साथ पेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं इन फ्यूचर यूज के लिए, और स्टार वाले क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं डिटेल में। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि इसके मोटिव्स दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, मतलब इसके उद्देश्य क्या क्या है। द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर एज फॉलो, टू कंडेंस द मास ऑफ डेटा in such a way that their similarities and dissimilarities become very clear। उसमें बोला गया कि एक डेटा को ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज हैं, उसको अलग अलग तरीके से वेरी क्लियर मैनर में हमने मास ऑफ डेटा को अलग अलग कर दिया। टू फैसिलिटेट कंपैरिजंस टू मेक द डेटा कंपेरेबल, फॉर एग्जांपल सेल्स है 2013 की या 2014 की, 2013 14 15 16 सेल्स दे रखी है कंपनी की। ठीक है, तो उसकी सेल्स डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की अलग अलग साल में दे रखी है, उसको फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन करने में कि पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, नेक्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ और आगे अगले साल में कितना प्रॉफिट हुआ, उसका हमने कंपैरिजन करना सीखा। टू पॉइंट आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेटा इन एट अ ग्लांस, तो हम क्या करते हैं कि डेटा को डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के आधार पर एक ग्लांस में या फिर इकट्ठा एक ही जगह पर लास्ट में क्लासीफाई करके उसमें से डिफरेंट आगे एनालिसिस करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। टू प्रेजेंट द डेटा इन अ ब्रीफ फॉर्म, हम डेटा को एक ब्रीफ फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हम टेबल्स वगैरह टेबुलर फॉर्म का यूज करते हैं, तो वो डाटा क्या हो जाता है, कंसाइज हो जाता है, एक छोटे साइज में ब्रीफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया टू एनेबल स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ डेटा कलेक्टेड, जो हमारा डेटा कलेक्ट हो चुका है उसका डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करना है, फॉर एग्जांपल मीन मीडियन मोड निकालना है, टाइम सीरीज एनालिसिस करना है, तो वो क्या है, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के लिए डेटा एक टेबल की फॉर्म में आ जाता है, वो भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है। टू मेक डेटा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित और इफेक्टिव मतलब प्रभावी तरीके से, तो डेटा को एक आकर्षित और प्रभावित मैनर में मतलब एक डिफरेंट तरीके से अच्छे से प्रेजेंट करना ताकि हम उसके ऊपर इजीली कैलकुलेशंस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताया गया मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेथड का दूसरा नाम होता है टूल्स या फिर टेक्निक्स, किस तरीके से हम अपने मेथड्स को यूज करके, टूल्स टेक्निक्स का यूज करके क्लासिफिकेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लासिफिकेशन के टूल्स और मेथड्स हम पढ़ेंगे अभी। तो इसमें बताए गए हैं चार तरह के, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जियोग्राफिकल इन दिस, फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टेट है हमारे पास, एग्जांपल से ही समझेंगे, मटेरियल तो आपके पास लिखा ही हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इजीली पढ़ ही सकते हैं, बट इसमें समझना जरूरी है कि फॉर एग्जांपल स्टेट है पंजाब, हरियाणा, यूपी मींस उत्तर प्रदेश। इसमें बताया गया कि नंबर ऑफ फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग बाईसाइकिल इन 2001, कि 2001 ईयर के अंदर फर्में जो है साइकिल बनाती हैं, बाईसाइकिल जो हम साइकिल चलाते हैं, तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में है कि 30, इधर 20, इधर 25, ये नंबर ऑफ फॉर्म्स है कि कौन सा डेटा वो कितना बाईसाइकिल को प्रोडक्शन हो रही है जहां पर। तो जियोग्राफिकल लोकेशन मींस जिसमें हम लोकेशन के आधार पर या स्थान के आधार पर या फिर रीजन के आधार पर या फिर रीजन के बेसिस पर अपने डेटा को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज नोन एज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल कि पॉपुलेशन है इंडिया की 1951 से 1991 तक की, मतलब उसमें जनगणना की गई है, पॉपुलेशन बताई गई है कि कितने करोड़ में बताई गई है, तो उसमें होता है कि क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर में, मतलब एक सीरीज में ही चलती जा रही है कि हमने अपनी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फॉर एग्जांपल जैसे कि पॉपुलेशन है, तो उसमें बताया गया कि एक साल से 10-10 साल बाद, 15 साल बाद कितनी वो बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन दे रखी है इंडिया की 1951 से 1991 तक, तो 51 में थी कि वो 36.1 करोड़ थी। नेक्स्ट बताया गया है 1961 में 43.9 करोड़, 1971 में 54.8 करोड़, तो ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो चलती जा रही है, मतलब ईयर्स आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और डेटा को हमने इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया है। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव मतलब किसी क्वालिटी के आधार पर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देना। इन दिस टाइप क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट, विशेषताओं के आधार पर और क्वालिटी के आधार पर, फॉर एग्जांपल सेक्स,
मीन्स लिंग के आधार पर, लिटरेसी पढ़े लिखे हैं या नहीं, रिलीजन मतलब किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दे सकते हैं कि वो मेल है फीमेल है ना। तो ऐसे मतलब मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन भी होती है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो कि हमने +1 क्लास में भी हमने सीखा था क्लासिफिकेशन के अंदर। जैसे कि क्वालिटेटिव है, जैसे +1 क्लास में आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, सांख्यिकी है ना, उसमें बताया गया कि सिंपल क्लासिफिकेशन मतलब एक ही एट्रीब्यूट या एक ही विशेषता के आधार पर पॉपुलेशन को बांट दिया गया। फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल, मेल और फीमेल के आगे अगर हम बांटते हैं कि वो लिटरेट है या इलिटरेट है, पढ़े लिखे हैं नहीं, उनके पास स्किल्स है या नहीं है, स्किल वालों के पास आगे नॉलेज है या नहीं है, तो वो हमारे क्या है, मैनीफोल्ड होता है, उसको बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो ये इसके पार्ट है। आप अगर एग्जाम में नेम लिख दोगे तो भी चल जाएगा, अगर आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी अकाउंट इसमें पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में। क्वांटिटेटिव मींस जिस चीज को क्वांटिटी में मेजर किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल शुगर है या व्हीट है हमारे पास 5 kg 10 kg, तो उसने बोला कि जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स या न्यूमेरिकल डेटा के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, फॉर एग्जांपल जिसमें नंबरिंग का यूज करके हम आधार पर बताते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। की मतलब एक क्लास में बच्चे हैं, उसकी हाइट इतनी है, अगले की हाइट इतनी है, उसके आधार पर क्लासिफाई किया गया। फॉर एग्जांपल एक बैग में 45 kg शुगर है, नेक्स्ट में 50 kg, अगले में 45 kg, 45.6 kg है। तो वो क्या है, क्वांटिटी के आधार पर और न्यूमेरिकल फैक्ट्स के डेटा के आधार पर क्लासिफाई करना। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन के हमारे पास मेथड बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके आगे क्वेश्चन आता है कि डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल के पार्ट है। कि वेरिएबल मतलब हाइट हो गया, वेट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मतलब किसी की लंबाई, वजन, उत्पादन, किसी चीज की कंजम्पशन, यूज करना, तो एक वेरिएबल है कि जिसके ऊपर हम अपना वर्क करते हैं। जैसे कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस होते हैं इसके अंदर वेरिएबल। तो ये बताए गए हैं। अभी आगे डिस्क्रीट और ये कॉन्टिन्यूस है, धीरे धीरे आगे पूरा डिटेल में आएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो इसको हम करेंगे। इससे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वेज टू क्लासिफाई न्यूमेरिकल डेटा और रो डेटा। इसके ऊपर भी स्टार लगा हुआ है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये। जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ वो कम टॉपिक आते हैं पेपर में, बट हम कवर सभी करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें बताया गया कि मतलब इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हम मीन मीडियन मोड का चैप्टर करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी सीखेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम सीखते हैं मीन मीडियन मोड। पार्ट 2 सेंट्रल टेंडेंसी में सीखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड सीखने के लिए और डिस्पर्जन को सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीट क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या है। तो उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। फिर फोर्थ चैप्टर आएगा आगे, उसमें प्रेजेंटेशन वगैरह सीखेंगे, ग्राफिकल वगैरह क्या होता है। फिर हमारा आगे चैप्टर आएगा नेक्स्ट मीन मीडियन मोड वाला, ठीक है। तो इसमें बताया गया वेज टू क्लासिफाई न्यूमेरिकल डेटा और रो डेटा। तो फर्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टू वेज। टू वेज कौन से हैं? फर्स्ट इज ऑर्डर्ड एरे, दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्डर्ड एरे का दूसरा नाम होता है इंडिविजुअल सीरीज। फॉर एग्जांपल की डेटा को अगर हम अकेला एक्स की लाइन में प्रेजेंट कर रहे हैं, या एक ही चीज बताई गई है सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उस वैल्यूज को अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या है, ऑर्डर्ड एरे या फिर इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज दी कैसे होती है? फॉर एग्जांपल एक्स की लाइन है, एक्स दे रखा है, उसमें 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज दे रखी हैं, तो वो क्या है, इंडिविजुअल सीरीज होती है। इसका दूसरा नाम है ऑर्डर्ड एरे। आगे है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास दो पार्ट आएंगे। फर्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज, अनदर वन इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो ये तीन तरह की हमारे पास सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। ये बार बार आगे आएंगी हर चैप्टर के अंदर, मतलब जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के अंदर अलग अलग मेथड्स के हमारे पास न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं। तो आगे आएगा हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज अभी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इसका आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैंने आपको बताया कि दो पार्ट हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और नेक्स्ट कौन सा है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि हम पहली बार से आगे मतलब उसकी फर्दर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास डेटा दिया होता है एक्स और एफ की लाइन में। अब एक्स और एफ क्या है, अब डेटा दे रखा है फॉर एग्जांपल एक्स की लाइन में 1 2 3 4 5 6 कोई चीज दे रखी है, वो कितनी बार रिपीट हो रही है या उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो उसके साथ साथ एक्स के साथ एफ की लाइन भी दी होगी, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी।
तो 1 है वो 2 टाइम आ रहा है, 2 है 4 टाइम आ रहा है, 3 है वो 6 टाइम आ रहा है, या उसकी गणना या फिर कितनी बार वो चीज आती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको हम टेली बार की मदद से भी निकाल सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज होती है, आगे धीरे धीरे हम सारा न्यूमेरिकल में सीखेंगे, तो मैं आपको ये सारी चीजें दोबारा रिपीट कर दूंगा, उसमें इजीली रहेगा। तो इसमें बताया गया कि जैसे कि 20 स्टूडेंट है बीकॉम सेकंड ईयर के, वो सिक्योर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट अपने मार्क्स इकोनॉमिक्स के अंदर। टोटल मार्क्स है 50, उसमें से मार्क्स आते हैं हमारे आउट ऑफ में से। ठीक है, तो वो सिखाएगा कि हमने फ्रीक्वेंसी को बनाना कैसे है। फॉर एग्जांपल 11 से लेके सारे नंबरिंग दे रखी है, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20। अब कोई पर्सन कितनी बार या फिर कोई वैल्यू कितनी बार मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 11 है, तो 11 हमारे पास रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, 1 2 3। तो हमने टैली बार में 3 बनाया, 3 बनाना आता है ना, जैसे 4 के बाद 5th लाइन ऐसी डालते हैं हम ऐसे वाली, तो ये टैली बार होते हैं, छोटी क्लास में आपने सीखे होंगे। तो टैली बार से हमने प्रेजेंट करके कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम वैल्यू। फॉर एग्जांपल 17 की कितनी बार रिपीटिंग हो रही है, वो दैट इज 17 5 बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 टाइम वो रिपीट हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। ये साथ साथ एग्जांपल है, मैं डीपली नहीं करा रहा हूँ, बट थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट से पेपर में जहाँ चैप्टर आता है, बट कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल में साथ साथ इसके बताता जा रहा हूँ कि एग्जांपल से आपको लर्न रहेगा। नेक्स्ट इस इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगला पार्ट है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये बता रखी है हमारे पास कि जब कभी भी हमारे पास डेटा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिया होता है। क्लास इंटरवल क्या होते हैं कि जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे डेटा चलता है ना, तो एक्स की लाइन में हमने क्या रख दिया, क्लास इंटरवल्स आ गए, 40 से 50, 50, 60, 60, 70, तो इसके सामने फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हमारे पास दे रखी है। दिस इज नोन एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मींस कॉन्टिन्यूस सीरीज आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्टिन्यूस सीरीज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आगे यूजफुल टर्म्स दे रखी हैं, बट इतनी डिटेल में नहीं करनी है हमारे को, थोड़ा सा बता देता हूँ। एक होता है क्लास इंटरवल, जो कि हमारी क्लास दे रखी है, जैसे कि 10 से 20, 20 से 30 क्लास इंटरवल होती है। आगे है कि क्लास फ्रीक्वेंसी, जैसे कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास, एफ से डिनोट करते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लास लिमिट्स। तो इसमें बोला गया कि लोअर लिमिट क्या है, इसमें 10 है इस 10 से 20 में, और अपर लिमिट क्या है, 20 है। कई बार जैसे कि हमारे को मिड वैल्यू निकालनी होती है, एम स्मॉल एम, इसको एम भी लिखा हुआ है, तो L1 प्लस L2 बाई 2, L1 कौन है लोअर लिमिट, L2 कौन है अपर लिमिट है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 10 और 20 की मुझे मिड वैल्यू चेक करनी है, तो 10 प्लस 20 बाई 2 तो मीन्स 30 बाई 2, तो मिड वैल्यू इसकी कितनी निकल के आ गई, 15 निकल के आ गई। दिस इज क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है विड्थ और मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास। तो आई कौन है हमारा, डिफरेंस या फिर उसका साइज ऑफ इंटरवल, कितने का वो गैप जा रहा है। L2 माइनस L1 कर दिया तो हमारे वो बीच में से ना, इनके बीच का डिफरेंस निकल के आता है, उसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास और विड्थ। ठीक है, आई का दूसरा नाम आप कई बच्चे लिख लेते हैं पेपर में, स्मॉल सी, स्मॉल आई या फिर स्मॉल सी से इसको डिनोट कर सकते हो। स्टेप डेविएशन मेथड में चीज यूज करी जाती है, अभी धीरे धीरे आगे आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका दूसरा नाम है प्रॉब्लम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि किन दिक्कतों का या समस्याओं का हमारे को सामना करना पड़ता है जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया गया, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार मार्क नहीं किया यहाँ पर, बट हम इसको कवर जरूर करके चलेंगे टॉपिक को। सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस, तो देयर आर नो हार्ड और फास्ट रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस, कि हमारे पास कितनी क्लासेस दे रखी है। फॉर एग्जांपल क्लासेस यहाँ पर वो नहीं है जो स्कूल में क्लासेस लगती हैं, ये नहीं। तो इसमें जैसे कि एक डेटा है कि वो प्रॉफिट के बारे में बता रहा है, दूसरा है कि सारा सेल्स के बारे में बता रहा है, तीसरा है वो प्रॉफिट के बारे में बता रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तो वो बताया गया कि सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस, वो चीज हमारे को इसमें चेक करनी पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कि किस क्लास में से वो डेटा बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा मीडियन निकलता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, है ना, तो वो 10 से 20 के बीच में उसकी वैल्यू सेलेक्ट होती है, तो उसका आंसर भी 10 से 20 के बीच में आएगा। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने अभी तक नहीं लिया। नेक्स्ट उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है इसमें, जनरल रूल्स का फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। इसमें पॉइंट नंबर 2 आएगा जनरल रूल के अंदर, साइज और विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। जैसे कि लार्जेस्ट वैल्यू है और स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, उसके बीच का जो हमारे पास विड्थ है या फिर उसका मतलब कितना गैप है, वो चीज चेक करना इंटरवल्स के अंदर।
नेक्स्ट आगे दे रखा है इसके अंदर थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ क्लास लिमिट्स, कि वैल्यूज कहाँ तक जाएंगी, मिड वैल्यूज कितनी प्रिसाइजली विल बी इनफ टू स्टेट दैट विल बी नो कंफ्यूजन दैट दे इंक्लूड। इसमें बताया गया कि क्लास की जो वो क्लास लिमिट है वो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 0 से 10 जा रहा है तो 10 से 20, 20 से 30 जा रहा है, बीच में ये वो भी चेक करना पड़ता है कि जैसे कि 25 से 30 दे रखा है तो वो वहां पे मीडियन वैल्यू लाई नहीं कर रही है तो हम उसको नहीं उठाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारी थ्योरेटिकल पोर्शन आपको जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में क्लियर होगा ये। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। अभी हमने ये टॉपिक सीखा था कि जैसे कि ये प्रॉब्लम्स था, प्रॉब्लम के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर आया, थर्ड, ये फोर टॉपिक डिफरेंट भी आ सकता है, अलग से पूछा भी जा सकता है, मीन उसके पॉइंट में भी आ सकता है, तो एक अलग से टॉपिक भी बन सकता है पेपर में। इसके ऊपर मैंने स्टार लगा रखा है ऑलरेडी। काइंड्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज और टाइप्स या फिर कंपोनेंट्स, इसको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के। तो सबसे पहला हमारे पास ये सारे दे रखे हैं, हमारे पास ये 5 तरह के इसके काइंड्स दे रखे हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है कि जैसे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो इसमें क्या होगा कि जैसे 10 से 15 गया तो 15 वैल्यू आगे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, 20 वैल्यू आगे रिपीट हो रही है, 25 आगे रिपीट हो रही है, 30 रिपीट हो रही है, तो सेम कंटिन्यू चलती रहेगी चीज जो रिपीट होती जा रही है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगी आगे इंक्लूसिव सीरीज। तो जब वैल्यूज सेम सेम आगे उतरती जाएंगी, अगले में लोअर लिमिट बनती जाएगी जो अपर लिमिट पिछले वाली की थी, तो वो हमारी कौन सी है, एक्सक्लूसिव सीरीज है। तो इसके बाद हमारे पास आएगी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। किसी ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दे, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी लास्ट में तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाले समय में सब्सक्राइब करने के बाद आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। कोई भी स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर, इनकम टैक्स अकाउंट्स, ऑपरेशन सर्च के लेक्चर है, तो धीरे धीरे मुझे अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम मैं अपनी अपलोड करता रहूंगा वीडियोस। सो नेक्स्ट है इसका पार्ट, काइंड्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज का पार्ट नंबर बी, इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज हमारे पास क्या होती है, इसमें देखो जो 14 है वो आगे रिपीट नहीं होगा, नेक्स्ट वैल्यू आएगी, नेक्स्ट वैल्यू हमेशा डिफरेंट रहेगी, 14 की 15 रहेगी, 19 से 20 रहेगी, और 24 का 25, 29 से 30, तो ये वैल्यूज हमारी डिफरेंट डिफरेंट होती जा रही है आगे आगे, ठीक है। अब इसके बाद बी पॉइंट के बाद हमारे पास है सी पॉइंट, जिसमें वैल्यूज डिफरेंट, दैट इज इंक्लूसिव सीरीज। अगर पिछली वैल्यू आगे सेम बन रही है, अपर लिमिट अगली लोअर लिमिट बन रही है, दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। दोनों क्लियर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज का मतलब है कि जो हमारी स्टार्टिंग में वैल्यू है तो वो लेस देन 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 20, 20 अबव, मींस 5 से नीचे तो हम कॉमन सेंस है ना कि 0 तक ही जाएगी, वो वैल्यू इतनी है। 20 से अगली वैल्यू हमारी अबव तक जा सकती है तो वो कितनी है, 1 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे दी होती है। इसको बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज, जिसमें लेस देन या फिर बिलो वर्ड दिया हो, मोर देन या फिर अबव वर्ड दिया हो, तो वो हमारी कौन सी सीरीज है, ओपन एंडेड सीरीज है। इस काइंड्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डी, फोर्थ पार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग मिड वैल्यू, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली पहले से मिड वैल्यू दे रखी है। तो वो हमारी क्या है, 5, 15, 25, ये कौन है 35, 45, इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये ऑलरेडी मिड वैल्यू दे रखी है, तो इसको हम इंटरवल में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसने बोला कि L1 कैसे निकलता है, m माइनस आई बाय 2, आई क्या होते हैं हमारे डिफरेंस होते हैं, उसको डिवाइड 2 कर देंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, अगली कैसे आएगी m प्लस आई बाय 2, तो ये क्या आएगी, अपर लिमिट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला इन द अबव नोटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिड वैल्यूज द डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज दैट इज आई 15 माइनस 5, हाफ ऑफ इट्स इज 5, तो डिडक्टिंग 5 फ्रॉम ईच मिड वैल्यू दैट गिव अ लोअर लिमिट एंड एडिंग 5 टू द ईच ऑफ द मिड वैल्यू विल बी गेटिंग अ कोरस्पॉन्डिंग अपर लिमिट। तो इसमें से उसने बोला कि 5 माइनस कर दिया जाएगा जब, तो वो लोअर लिमिट, और अगर ऐड कर दिया जाएगा तो अपर लिमिट आएगी इसमें, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारे पास ये 5 किसी चीज की मिड वैल्यू दे रखी है, तो 5 को किसी चीज को 2 से डिवाइड किया गया होगा तो वो क्या आया होगा, 5 आया होगा ना। तो मीन्स 0 और 10 को आप प्लस करके देखो, तो हमने 0 और 10 को प्लस कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 10 बाय 2 कौन आया, 5 आ गया, तो ये 5 हमारा क्या है, मिड वैल्यू निकल रही है। ऐसे हमने निकालनी सीखनी है।
इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आएगा अभी फिफ्थ पॉइंट, जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दे रखी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास 5 से 10, 10 से 15, 15, 20, 20, 25 ये सीरीज दे रखी है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव मतलब जोड़ना, फ्रीक्वेंसी मतलब इकट्ठी जुड़ी हुई। तो 3 की 3 फ्रीक्वेंसी पहली बार आएगी, 3 प्लस 8, ये प्लस का साइन लगा हुआ है बीच में, मैंने एरो इसलिए लगाया ताकि आपको समझ आ जाए, बट आपको ये फाइनल पेपर में नहीं करनी है ये चीज, ना कि टेस्ट वेस्ट में करनी है। 3 का 3, 3 प्लस 8 11, 11 plus 9 20, 20 plus 4 24, 24 plus 4 will be 28। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जिसने नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा कन्वर्जन ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी। जो क्युमुलेटिव है उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे? अभी लेस देन 10 दे रखा है तो 3 है, लेस देन 15 कौन है? 11 है, लेस देन 20 कौन है? 20 है। तो इसको हमने चेंज कैसे करना, अभी देखना कि लेस देन वाली सीरीज दे रखी है और ये कौन सी दे रखी है? मोर देन वाली। कन्वर्ट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल इस सीरीज को हमने चेंज करना है तो मार्क्स दे रखे हैं लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। तो स्टूडेंट के मार्क्स है, देखना सारे बढ़ते जा रहे हैं लगातार। आपको क्या है दिख रहा है कि लगातार फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है। तो यहाँ से पता लग जाएगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज की बात हो रही है। लेस देन 10 कौन है? 4, 4 ही आएगा। ठीक है, अब लेस देन 20, 20 के बीच में 10 भी तो बीच में जुड़े हुए हैं ना पहले वाले, तो 20 से छोटा नीचे जाने के लिए हमारे को इसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब ये वैल्यू क्या थी? 4। 20 माइनस 4 विल बी 16, 40 माइनस 20 विल बी 20, नेक्स्ट इज 48 माइनस 40 विल बी 8। तो हमारा क्या है, लेस देन सीरीज को हमने सिंपल सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन दिखा रहा है वो करके। ठीक है, अब आगे हमारे पास आएगी इसकी मोर देन वाली सीरीज। मोर देन 0 55 है, मोर देन 5 कौन है? 51 है, मोर देन 10 कौन है? 43 है। तो इसको हमने चेंज करना है। मोर देन 0 क्या आएगा? 0 से 5 ही आएगा, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये सीरीज बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो 55 है, 55 पहले जरूर आएगी? नहीं आएगी। 55 मोर देन 0 से सारे दे रखे हैं ना ये, तो इसमें जैसे कि 0 से 5 है, 5 से 10, 10 से 15, इसको हमने मोर देन को सिंपल सीरीज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अब जैसे कि ये 55 दे रखा है 0 से ऊपर, तो 0 से बड़ा 55 है, 5 से बड़ी वैल्यू सारी ऐसे थोड़ा ना आएंगी। अब हमारे को चेंज करना है, तो 55 स्टूडेंट थे जो 0 से ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो 55 में से 51 माइनस किया तो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0 से 5 के बीच में लाई करते हैं। नेक्स्ट 51 माइनस 43 विल बी 8, 5 से 10 में लाई करेंगे। 43 माइनस 28 विल बी 15, 10 से 15 में लाई करेंगे। तो हमने लेस देन वाली में क्या किया था कि जो स्टार्टिंग वाली सीरीज थी उसमें नेक्स्ट वाली में से माइनस करना स्टार्ट कर दिया था। पहले वाली हमने सेम लिखी थी, पहले वाली सीरीज हमारी क्या थी? सेम थी लेस देन वाले में। अब मोर देन वाले में आखिरी वाली सेम आएगी, देखना। तो ये हमारी आखिरी वाली सेम है, लास्ट वाली मोर देन वाले में ये हमारी सेम निकल के आएगी। तो 51 5 माइनस 51 4, आगे ऐसे निकलती जाएगी हमारी, माइनस करते जाएंगे और सीरीज सिंपल में चेंज होती जाएगी। ठीक है, आगे दिखा रखा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। मैंने टैली बार से आपको बताया था कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, वो टैली बार की हेल्प से हम इसको बना सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, कोई बच्चा न्यूमेरिकल करना चाहे तो कर सकता है, इतने डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। इस चैप्टर की मोस्टली पेपर में थ्योरी ही आती है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा वाला। इसके बाद हम अभी नेक्स्ट चैप्टर अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और इसमें हमारे पहले 2 चैप्टर कवर हो चुके हैं, थर्ड चैप्टर भी अभी कवर हो गया। फोर्थ धीरे धीरे करके जैसे मेरे पास टाइम अवेलेबल होगा मैं सारी वीडियो धीरे धीरे करके बनाता रहूंगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच सबको, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला मेरी वीडियो को सुनने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे उसको आप लाइक कर दीजिएगा, उस पर कमेंट कर दीजिएगा अच्छा सा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के किसी चैनल से अगर वो वीडियोस को घर बैठे विदाउट ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं
तो वो अपने घर पर बैठे इन वीडियोस को सुन के अपने फाइनल एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स वो पेपर में ले सकते हैं. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग माय एंड video. Thank you so much.